नमस्कार, भाई अजय त्रिपाठी। नाउ दिस इज ए सेकंड सीरीज ऑफ हैशटैग यूपीएससी। एक वाक्या, कल हमने पास जी के नाम पर एक वाक्या रखा हुआ था जिसमें हमने सीखा कि किस प्रकार से पास जी के जीवन की अनुभूतियां और उनके काव्य श्रृंखलाएं और साथ में उनकी साहित्यिक देन और उनके जीवन की जो मौलिकता और उनके सिद्धांत और मूल्य थे, हम सभी सिविल प्रशासनिक प्रशिक्षु के साथ साथ देश के विभिन्न युवा साथी सीख सकते हैं। आज हम वही पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए निराला जी को लाते हैं। निराला जी सूर्यकांत त्रिपाठी इनका पूरा नाम था, जो कि मुख्यतः पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उन्होंने प्रयागराज इलाहाबाद को अपनी कर्मभूमि बनाई। ये एक जीवन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, जो कि अपने आप में एक पूरी ग्रंथ है। एक तरह से देखा जाए तो एक जीवन ही नहीं बल्कि हजारों लाखों और करोड़ों भारतीयों की एक सोच है। सर्वहारा वर्ग की जान है, सर्वहारा वर्ग का प्राण है, तभी तो इनको महाप्राण की उपाधि दी गई। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे आजादी संग्राम में, जैसा स्वतंत्रता संग्राम के समय जब हम पढ़ते हैं इतिहासों में, तो कहीं ना कहीं इतिहास भी इस चीज के लिए पक्षपात किया कि उन्होंने सिर्फ राजनेताओं का ही वर्गीकरण किया, राजनेताओं को ही स्वतंत्रता सेनानी की परिभाषा में परिभाषित किया। क्या हुआ उन लोगों का, उन कवियों का, उन लेखकों का जिन्होंने अपनी प्रखर भाषा शैली, प्रखर बुद्धिमत्ता और विचारधाराओं से लोगों के अंदर एक राष्ट्रवादी परिकल्पना को जीवंत किया। वो लेखक कहाँ गए, वो पत्रकार कहाँ गए? राजनेताओं के साथ साथ उनका भी बहुत रोल था। आजादी कोई एक संकल्पना, एक घटना नहीं थी जो कि सिर्फ एकमात्र भाषण या एकमात्र विभूषित किए हुए कुछ व्यक्तियों के द्वारा प्रारंभ की गई और मिल गया। आजादी एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी। आजादी लोगों के विचारधाराओं से, ये जो सोच है, ये कहीं ना कहीं कवि लेखकों की बहुत बड़ी देन रही। हमारे हिंदी काव्य श्रृंखलाओं में, हिंदी काव्यकारों में, लेखककारों में इस क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। वो चाहे हम खंड कालों में उसको विभाजन करें। हिंदी साहित्यकार के बारे में जब हम बात करते हैं वर्तमान में, तो लोगों को लगता है कि हिंदी साहित्य पढ़ने वाले बच्चे या हिंदी भाषा पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही वह शब्द और वह उपयुक्त कुछ ऐसे हमारे शीर्ष लेखक और कवि हैं जिनके बारे में वो ही पढ़ सकते हैं, और इसको जानने के लिए किसी और को जरूरत नहीं, उसको सीखने के लिए किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को जानने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे बहुत से ऐसे काव्य और लेखककार लोगों ने अपने जीवन काल में जैसे उन्होंने अपने जीवन जीने के तरीकों को बनाया, आजादी के पहले भी उन्होंने जो जीवन शैली प्रारंभ की और प्रखर विद्वता के साथ उन्होंने जो शब्द शैलियों का प्रयोग किया, आजादी के मंच में अपने दृष्टिकोण के साथ स्वतंत्र भारत की परिकल्पना की और जनमानस तक पहुंचाने में उन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही। वो चाहे हम लेखककारों में या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें, या दिनकर जी की बात करें, या महादेवी वर्मा जी की बात करें, या उपन्यासकारों में प्रेमचंद जैसे महान शख्सियत की बात करें, हर सभी ऐसे लेखक, उपन्यासकार, काव्य कविताओं लेखकों और साथ में नाटककारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने अपनी ऐसी विचार शैली से एक नए विचारधारा को पनपने का एक मौका दिया, अवसर दिया। हमें मालूम है आजादी, जब आजादी की बात आती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब आजादी की बात आती है तो हम 1947 के पहले किए हुए स्वतंत्रता इतिहास के उस स्वतंत्र संग्राम को याद करते हैं। आजादी सही मायने में क्या राजनीतिक आजादी थी? आजादी राजनीतिक आजादी के साथ साथ एक और आजादी भी है जिसको हम आर्थिक और सामाजिक आजादी में बांट सकते हैं। मैं अपने दर्शन के हिसाब से आजादी को 3 खंडों में विभाजन करता हूं, जिसको मैं राजनीतिक आजादी जो कि हमको 1947 में प्राप्त हुआ, उसके बाद मैं आर्थिक आजादी जो कि मैं मानता हूं कि 1991 के बाद की जो आजादी थी, जिसमें एक बुर्जुआ वर्ग के साथ साथ सर्वहारा वर्ग को भी इस राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था पे मिलने के लिए उसको मौका दिया गया, अवसर दिया गया। मैं एक सामाजिक आजादी की भी बात करता हूं, जो आजादी हमको एक समाज, एक संस्कृति के रूप में हमको महत्वपूर्ण एक स्थिति पर लाकर खड़ा कर देता है। जिस राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आजादी का जब हम संगम की बात करते हैं, मैं व्यवहारिकता ये कह सकता हूं कि इन आजादी की परिकल्पना एक संगम की भांति है। जिस प्रकार प्रयागराज में, जहां हम बात करने वाले हैं त्रिपाठी निराला जी की,
इनका भी जीवन शैली प्रयागराज में ही कर्म शैली कहीं ना कहीं बात की जाए तो इन्होंने अपना पूरा जीवन काल उस फकीर की तरह निकाल दिया, एक कवि होकर के संगम में, संगम धरती में। मैं मानता हूं आजादी तीन विचारधाराओं का संगम है, वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो। जैसा कि हम जानते हैं स्वतंत्र भारत अपनी यात्रा, आजाद यात्रा अनेकों समस्याओं के बीच में प्रारंभ करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वो चाहे राजनीतिक स्वेच्छाचार हो या कवि लेखक आचार हो या विभिन्न समाज के जुड़े हुए हमारे किसान मित्र रहे हो या समाज के किसी भी श्रेणी में रह रहे लोगों ने जिन्होंने सपना देखा, इस आज़ादी पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। विभाजन 1947 के बाद की जो थी वो एक देश की आंतरिक समस्याएं, बाह्य समस्याएं और आपातकाल, राजनीतिक अस्थिरता, आंदोलन, आर्थिक संकट, पर्यावरणीय समस्याएं, अनेक समस्याओं को देखते हुए आज भारत पुनः 130 करोड़ भारतीयों के साथ 75 वर्ष की आजादी का जश्न मना रहा है। मेरा एक अपना अनोखा एक लगाव है इस देश के 75 वर्ष की आजादी के जश्न के साथ, क्योंकि आज मैं एक युवा भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आज जिस तरह 50 करोड़ हमारे युवा भारतीय हैं उनके साथ मैं भी खड़ा हूं। आज हम सही मायने में स्वतंत्र भारत की परिकल्पना के बारे में सोच सकते हैं, वो चाहे हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो या राजनीतिक दृष्टिकोण हो या मानसिक दृष्टिकोण हो या हम यूं कहें हमारी बौद्धिक दृष्टिकोण, हम सब में उपयुक्त और बेहतर हैं। आज हम स्वतंत्र भारत की नई परिकल्पना के बारे में सोच सकते हैं। हम सही मायने में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आजादी के बारे में बात कर सकते हैं। विभिन्न समस्याओं के होते हुए भी आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो अपनी भूमिका निभाई, क्या निराला की प्रासंगिकता पर कोई अंगुली उठा सकता है? कदापि नहीं। आज मैंने इसको टॉपिक में भी एक वाक्य में रखा कि निराला की प्रासंगिकता प्रशासनिक सेवा में क्या हो। मैं ये कह रहा हूं कि निराला की प्रासंगिकता सिर्फ एक क्षेत्र पर नहीं हो सकता, वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और देश के विभिन्न वर्ग समुदायों के लिए सबके जगहों पर प्रासंगिकता देखी जा सकती है। लेकिन मैं सिर्फ प्रशासनिक सेवा में प्रासंगिकता के बात इसलिए करता हूं क्योंकि ये जो हमारा इनिशिएटिव है, ये #UPSC, एक वाक्य जो कि 10 लाख से ज्यादा हमारे युवा भारतीय जो सिविल प्रशासनिक प्रशिक्षु के साथ साथ देश के विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं पर पद पर कार्य करने के लिए लालयित हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय उस पर व्यतीत करते हैं। मैं उनके लिए इस परिकल्पना निराला की प्रासंगिकता को अर्पण करता हूं। एक प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए हमारे मूलभूत कुछ ऐसे कारक होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ ऐसे मूल्य सिद्धांत होते हैं जिनको देखकर, जिनको मान करके हम उनको एक आधार बना करके जीवन जीते हैं। वो चाहे हमारी सत्यवादिता हो या दृढ़ निश्चय, सौहार्द्रता या हमारा दृढ़ संकल्प या हमारी न्यायप्रियता या हमारा देश के प्रति एक आदर और सौहार्द्र की भावना या विभिन्न वर्गों को साथ में लेकर के देश के विकास की परिमापन की बात की जाए या राष्ट्र के उन्नति के लिए हमारे द्वारा किए हुए कार्य वो गरीबों के उत्थान के लिए हो या देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विवेचना के लिए हो। हम एक प्रशासनिक पदों के दायित्व के लिए जिस तरह से हम अपने आप को हर दिन लड़ करके, तप करके अपनी उस व्यक्तित्व को निखार रहे हैं, उस व्यक्तित्व में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का क्या रोल है, क्या भूमिका, उनके विचारधाराएं, उनके काव्य दिनों से हम क्या सीख सकते हैं, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं आज। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बहुत सी ऐसी कविताएं हैं। आपने सुना होगा वीणा वादनी वर्दे, जो कि हम बचपन से एक काव्य रूप में प्रार्थना जब हम प्रारंभ करते थे स्कूलों में, हम इसको सुनते आ रहे हैं। या वह तोड़ती है पत्थर, वह तोड़ती पत्थर वाली जो एक संकल्पना है जो हमारे दिलो दिमाग को झकझोर कर देती है, वो या कुकुरमुत्ता स्पेशली मैंने यहाँ पर लिखा, या कुकुरमुत्ता जो उन्होंने एक काव्य श्रृंखला लिखा या उसकी हो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन के बारे में, संघर्ष के बारे में यदि हम देखें तो उनका संघर्ष बहुत उलटफेर रहा। काफी ऊंच नीच देखने के बाद वह व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं लाया। बाल अवस्था में पिता के गुजर जाने के बाद, मां के गुजर जाने के बाद पूरी जिम्मेदारियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के आने के बावजूद भी उन्होंने अपनी शिक्षा को जारी रखा।
उनके जीवन के इस उत्तरार्ध हिस्सा में भी यदि हम उनसे सीखना चाहें तो वो सिखाता है कि यदि हम कुछ काम करने के लिए हमने सोच ही लिया, कुछ कार्य करने के लिए हमने डिसाइड कर ही लिया, तो हम उसको पूर्ति कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारी आत्म महत्वाकांक्षा पर निर्भर करता है। देखते हैं किस तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का व्यक्तिगत जीवन भी कहीं ना कहीं एक शांत भय जीवन नहीं रहा। पत्नी का कम उम्र में देहावसान और बेटी का बालावस्था पे शादी के बाद उसका देहावसान, लेकिन त्रिपाठी निराला टूटे नहीं। उनका मौलिकता, उनकी बौद्धिकता, उनकी महत्वाकांक्षा, उनके दृढ़ निश्चय और अपने कर्तव्यों से कोई समझौता न करने का एक जुनून हम सभी आगे आने वाले भावी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। यह प्रेरणा का स्रोत वो एक व्यक्ति अपने आप में, एक व्यक्ति सिर्फ कवि नहीं बल्कि अपने आप में हजारों करोड़ों का एक जीवन था। तभी तो कुछ लेखकारों ने, आलोचकों ने उनको महाप्राण की उपाधि दी। महाप्राण, मैं भी यह शब्द प्रयोग करना चाहूंगा, महाप्राण त्रिपाठी निराला के वह जीवन में हर काम निराला ही करते थे। उन्होंने अपने जीवन में अपने आनंद के लिए, सुख अनुभूति के लिए अपने कर्तव्यों के साथ कोई समझौता नहीं किया। एक लेखक होने के नाते, एक कवि होने के नाते उन्होंने अपने जीवन में चाहते तो एक अद्भुत लिखने की शैली होने के कारण तभी तो उनको छायावाद के 4 स्तंभों में गिना जाता है महादेवी वर्मा जी के साथ। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने काव्य श्रृंखलाओं के नियमों में कोई समझौता नहीं किया। उनकी अक्सर ज़्यादातर लोगों से इस मुद्दे पर कभी पटरी ना खाई। कारण ये था कि उन्होंने एक आलोचक विचारधारा अपनाया। समाज में उन्होंने जो देखा उन्होंने उसको प्रकट किया। क्या ये ऐसी हिम्मत आज हमारे 130 करोड़ भारतीयों के अंदर है? क्या 75 वर्ष की आजादी का जश्न मनाने के लिए जब हम लालयित हैं, क्या हमारा युवा भारतीय 50 करोड़ से ज्यादा इस बात को मानता है? क्या उसके अंदर यह हिम्मत है जो सही है उस सही को सही कहने की, जो गलत है गलत को गलत कहने की? मुझे लगता है कि आज हम उस ओज प्राण महाप्राण की इस विचारधारा को, उसके जीवन से इस सीख को लेने की जरूरत है। हमारा देश एक नई शताब्दी में गुजर रहा है। हमारा देश एक नए सपनों के साथ बढ़ रहा है। हमारी जिम्मेदारियां, हम युवा भारतीयों के कंधों पर जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को सही तरीके से सीखने के लिए हमें निराला जैसे व्यक्तित्व, इनके व्यक्तित्व से ज्यादा हमें कहीं से सीखने के लिए मुझे नहीं लगता कि कम पड़ेगा। सब कुछ इसमें सर्वत्व था इसके अंदर, पूरा सब कुछ विद्यमान है। वो चाहे सत्यवादिता की विचारधारा हो या विरोधों के बीच अडिगता का अट्टहास, या उनकी दान प्रियता हो, या स्वाधीन का ही एक अर्थ है निर्भय की विचारधारा। उनका मानना है स्वाधीनता का मतलब है आजादी, का मतलब है निर्भयता। मूल्य सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं। उनका मानना है, वो भी कहते हैं दुख ही जीवन की कथा रही है। उनके जीवन में भी, उनके जीवन काल को जानने से समझ में आता है दुख एक सत्य है, जो कि महात्मा बुद्ध ने भी अपनी बौद्ध संप्रदाय की विचारधारा में जब उन्होंने उन्मोहित किया, उन्होंने भी कहा दुखम सत्यम दुखम समुत्पादम। उन्होंने कहा दुख सत्य है और दुख का समाधान क्या हो सकता है। निराला जी 20वीं शताब्दी में आकर के हिंदी काव्य श्रृंखला में दुख को सत्य बताते हुए उसकी परिकल्पना को, उसका समाधान भी बताते हैं। और उसका समाधान उन्होंने कहा कि आपकी मौलिकता, आपकी दृढ़ निश्चय, सत्यवादिता, आपने कर्तव्यों के प्रति, आपके कर्तव्यों के प्रति जो एक कर्तव्यों के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उससे कोई किसी भी प्रकार का समझौता ना करना। आपकी मौलिकता, आपकी बौद्धिकता और राष्ट्र के प्रति आपका प्रेम, समाज के उत्थान के लिए आपके किए गए कर्म, निस्वार्थ सेवा भाव और अनवरत चलती रही संघर्ष की दास्तां, क्या ये सभी दुखों के समाधान के समुत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि जीवन दुख और सुखों का दोनों का मिश्रण है। महाप्राण के जीवन से हम ये समझ सकते हैं कि प्रशासनिक सेवा में जाने के बाद हमें बहुत सी ऐसी समस्याओं का समाधान निकालने की जरूरत पड़ती है। और जब हम अक्सर कई राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक डायलेमा से गुजरते हैं,
हम कहीं ना कहीं उन समस्याओं से गुजरते हैं जब हम निर्णय लेने पे अपने आप को असक्षम समझते हैं। मेरा मानना है यदि हम ऐसे समय पर यदि निर्णय लेने में असक्षम हो, हमें किसी राजनीतिक दबाव या सामाजिक दबाव को झेलना पड़े और सही गलत का चुनाव करने में हमें डर लग रहा हो, तो मैं मानता हूं इस महाप्राण कवि के जीवन को याद करने की जरूरत है। हमें याद करना चाहिए कि अंततोगत्वा महात्मा गांधी का जो तालिस्मान था, गांधी जी का जो तालिस्मान था, उसमें वही कहते हैं कि जिस दिन आप इस बात पर आपको संदेह हो कि आपको क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, तो समाज के वर्ग का जो अंतिम छोर में रह रहा व्यक्ति है, जो सबसे गरीब है, दीन है, जिसको एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं, उसके भूखे आंखों, धुंधली आंखें और मुरझाया हुआ चेहरा को याद करना, समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। महात्मा गांधी जी भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से काफी प्रभावित थे। बहुत ऐसे प्रसंग हैं जब महात्मा गांधी जी ने एक श्रृंखला में उन्होंने कहा कि हिंदी के महाकाव्यों में दिनकर जैसा कोई काव्य कवि नहीं है, ऐसा उन्होंने एक उक्ति कह दी थी। सब त्रिपाठी निराला जी महात्मा गांधी जी के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा, बापू मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन क्या आप हिंदी साहित्य के बारे में आपको थोड़ा भी जानकारी या ज्ञान है? आप किस आधार पर कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य में एक विशेष कवि के सिर्फ उसके न होने से बहुत बड़ी हिंदी काव्य श्रृंखला में खामी देखी जा सकती है, या यूं कहें सिर्फ उसी की देन है? महात्मा गांधी ने बड़ा प्रेम पूर्वक कहा कि निराला, मुझे दुख है कि मैंने ये शब्द कहा, लेकिन मेरी भी एक भावना थी कि उस कवि की काफी अपनी आप साहित्य क्षेत्र में देन है। त्रिपाठी जी ने कहा कि निराला जी ने कहा कि बिल्कुल बापू, हर एक कवि की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि हिंदी साहित्य एक व्यक्ति की देन नहीं, साहित्य एक यूनिवर्स की तरह उन्होंने इसकी कल्पना की। उन्होंने कहा साहित्य एक ब्रह्मांड की भांति है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों तारे गगनचुंबी लाखों गगनों में लाखों करोड़ों तारों के साथ साथ पूरे को हम एक ब्रह्मांड की संज्ञा दे सकते हैं, उसी प्रकार ये हिंदी काव्य साहित्य, कोई भी साहित्य का इतिहास रहा हो किसी भी भाषा का, वो भी इसी तरह है। अनेकों तारों का सम्मिश्रण, अनेकों कवियों, लेखकों, उपन्यासकारों, नाटकोकारों का। इस उक्ति से हम ये सीखे कि एक प्रशासनिक सेवा में जाने के बाद भी यदि हमारे अंदर एक इम्पार्शियलिटी की भावना हो, हमारे अंदर एक ऐसी भावना हो कि जो सही है उस सही को सही कहने की हिम्मत, अपने कर्मों को बिना किसी समझौता के। त्रिपाठी निराला जी की अपनी सीख थी। रिश्वत के जो आज वर्तमान में भ्रष्टाचार पूरे भारत को खोखला कर रहा है, समाज को खोखला कर रहा है, उस पर भी उन्होंने एक कविता कही। भ्रष्टाचार पर उन्होंने व्यंग्य भाषण देते हुए, कविता लिखते हुए उन्होंने कहा था कि रिश्वत बिन इस देश में नहीं काम आसान, सभी इसी के भक्त हैं अफसर हो या दरबान, ले दे के अपनाई हो कोई जो काम, रिश्वत अस्त्र अमोघ है करती काम तमाम, अनुनय विनय न कीजिए मुट्ठी गर्म, लाल टके की बात है लाख टके की बात है, समझो इसका मर्म। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार हमारे देश को खोखला कर रहा है। समाज के उच्च श्रेणी पर बैठे लोगों, भ्रष्टाचार एक दीमक की भांति हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को और हमारी आत्मा को खोखला कर रहा है। इससे लड़ने की जरूरत है। कि बहस आजादी के पहले, आजादी के बाद भी निराला जी ने कंटिन्यू किया, तत्पर रखा, जारी रखा। यह दुर्भाग्य है कि भारत के आजादी के 75 वर्ष होने को आने वाले हैं और आज भी हमने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कोई ऐसी वैधानिक व्यवस्था नहीं जारी की। लोकपाल, लोकायुक्त एक खिलौने के भांति आज भी टंगे हुए हैं। उनकी महत्वता का कोई स्रोत दिख नहीं रहा। वह बात अलग है कि विभिन्न आंदोलनों के जो द्वारा हमने इस बात पर दबाव डाला, राष्ट्र और सामाजिक चेतना को बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन इस महामारी से आज तक हम निपट ना सके। कोरोना जैसे महामारी जो कि हम 2 साल में तो निपट लिए, हमने उसके लिए दवा तो खोज ली, वैक्सीन तो खोज ली, लेकिन ये भ्रष्टाचार नामक वायरस
का कोई अभी तक वैक्सीन खोज नहीं पाए, बल्कि आज़ादी के 75 वर्ष का जब हम जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। हम युवा पीढ़ियों की हमारी पीढ़ियों के कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि क्या इस भ्रष्टाचार रूपी वायरस की कोई वैक्सीन की खोज हम कर सकते हैं। निराला की विचारधाराएं, निराला की प्रासंगिकता यहां पर उपयुक्त उठती है। बिल्कुल कर सकते हैं। वो कहते हैं, अपनी आत्मा बेचकर मांग रहे हैं भीख, मांगन से मरना भला, सुनो पुरानी सीख। वो कहते हैं कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आपको ये सब नहीं करना चाहिए। जो भीख मांगे या भ्रष्टाचार को समर्थन करे, ये अपने आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करना है। इनकी ये सोच अपने आप में एक बहुत सही मायनों में बहुत बड़ी सीख दे सकती है। प्रशासनिक सेवा में निराला की प्रासंगिकता, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की परिकल्पना, कर्तव्यों के प्रति एक अपनी ललक, राष्ट्र की सेवा को सर्वोपरि समझना, गरीबोत्थान के लिए किए हुए हमारे कर्म, समानता असमानताओं को निपटाने के लिए जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जो विद्वेषणा फैलाई जा रही है, उससे निपटने के लिए हमारे अंदर जो एक हिम्मत, ये सब निराला की प्रासंगिकता कही जा सकती है। जैसा हम जानते हैं 1% भारतीयों के पास सिर्फ 35% ही संपत्ति का कंसंट्रेशन या संपत्ति का अधिकार है, एक तरह से कह सकते हैं। 6% से ज्यादा हमारे भारतीय जनसंख्या कहीं न कहीं गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। 22% युवा भारतीय एक सही अपने भारत की परिकल्पना, एक नए भारत की परिकल्पना कर रहा है। पिछले प्रक्रम में हमने पास ने कहा कि सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना। निराला जी की छवि कहीं न कहीं वहीं पर थी। निराला आज हमारे सभियों के बीच में है, क्योंकि उन्होंने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। वह जीवन भर भूखा रहा, वो जीवन भर कम कपड़ों में जीता रहा, वो जीवन भर मेहनत करता रहा, वो जीवन भर टूटता रहा, रिश्तों को बिखरते देखा, अकेला रहा, लेकिन फिर भी उसने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। जैसे उसने मृत्यु से लड़ लिया हो, जैसे मृत्यु से उसने दो हाथ कर ली हो, समय से उसने दो हाथ कर ली हो और कह दिया हो कि जितनी भी बुरी स्थिति मुझे दे दो, लेकिन मैं अपने मूल्य सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। क्या ये निराला की प्रासंगिकता नहीं कही जा सकती? प्रशासनिक सेवा में हम हमारे जैसे भारतीय युवा और प्रशिक्षु क्या इससे सीख नहीं सकते? बिल्कुल सीख सकते हैं। मैंने अपनी प्रजातंत्र से प्रजातंत्र की एक श्रृंखला में एक कविता जो लिखी थी प्रजातंत्र में, उसमें मैंने कहा भी था कि कुछ नहीं बदला तो सिर्फ शोषक वर्ग के राजनीतिक कैपिटलिस्ट मुखौटे। आजादी मिलने के बाद भी हमने देश की मूलभूत संवैधानिक संशोधनों के उपरांत भी जिस प्रकार हमने सामाजिक व्यवस्था को अपने संविधान के प्रस्तावना पर अंकित किया, जो कि त्रिपाठी निराला जैसे महान कवि के विचारधाराओं को अंकन करता है, इनके महत्वताओं को बताता है कि इन्होंने आजादी के पहले भी बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग की बात करते थे। इन्होंने कुकुरमुत्ता में सीधे बात की कि क्यों गरीबों का उत्थान के लिए हमें गरीबों को उत्थान के लिए सोचना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री स्वतंत्र आज़ाद भारत के बने, वो भी प्रयागराज से थे। उनकी मुलाकात अक्सर त्रिपाठी निराला से होती रहती थी। ये मुख्यतः दारागंज एक क्षेत्र है, वहाँ से थे और मैं सौभाग्यशाली खुद को समझता हूँ कि मैं वहीं उस जगह पर होने का मुझे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ और ये मेरे प्रिय कवियों में गिने जाते हैं। मैं इनको अपने कवि गुरु भी मानता हूँ 10 वर्षों से। वो सीख, वो सोच, वो विचारधाराएं जो निराला जी की थी, जवाहरलाल नेहरू जी को भी कहीं अच्छी लगी, तभी तो उन्होंने समाजवाद की विचारधारा को ज़्यादा प्रखरता से सहयोग किया। एक कविता थी जब उन्होंने लिखा कि वह आता दो टूक करे कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता या। ये वाली कविता हमारे हृदय को विदीर्ण कर देती है। विभिन्न सरकारें भारत व्यवस्था पर आती रही
और विभिन्न समाज गरीब कल्याणार्थी योजनाओं का संचयन होता रहा। कहीं न कहीं गर्भोत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं लाई गई और सरकारें उस दिशा पर सही तरीके से काम भी करती रहीं, लेकिन उतना ही पर्याप्त नहीं था। 130 करोड़ भारतीयों और जहां पर एक बहुत बड़ा धड़ा कृषि व्यवस्था पर आधारित हो और बहुत बड़ी संख्या गरीबी रेखा के नीचे हो, उसके लिए नहीं कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमें आ रही ये सभी की जिम्मेदारी है। सरकारें अकेले उस पर कुछ नहीं कर सकती। निराला की वह कविता जब वो कहते हैं वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, उसमें किस तरह से उन्होंने बड़े मार्मिक प्रसंग से एक गरीब युवती के बारे में बताया और फिर भी कहा कि उसके अंदर का स्वाभिमान, वह गरीब है लेकिन फिर भी उसके अंदर का स्वाभिमान है जो देखने लायक है। निराला की बहुत सी ऐसी कविताएं हैं। वो चाहे अपने पुत्री के निधन के बाद सरोज स्मृति में हो या वह तोड़ती पत्थर के माध्यम से, और ऐसी कई कविताएं। इन्होंने महिला सशक्तिकरण पर भी काफी विचारधाराएं अपनी विचारों को उत्पन्न किया। एक बहुत बड़ा मार्मिक प्रसंग है कि निराला जी ने एक बुक लिखी थी और वो बुक लिखने के बाद जब उसका छापने के लिए जब पब्लिशर ने बुलाया तो इनको 1200 रुपए उस पुस्तक के लिए मिले। तो बड़े रौब के साथ उन्होंने बनारसी पान खाया और कहा जाता है कि बनारसी पान उन्होंने अपने रिक्शा वाले को खिलाया और बड़े मस्ती के साथ चल दिए घर की तरफ। रास्ते में आ रहे थे तो ये उक्ति बहुत प्रसिद्ध है इलाहाबाद में। रास्ते में आ रहे थे तो उनको एक भीख मांग रही, तपती धूप थी जेठ की, तो भीख मांग रही एक औरत मिली। तो ये रिक्शा वाले को रोके और रिक्शा रोक करके वो गए उसके पास। तो बोले कि आप कब से हैं? तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं दिन सुबह से हूँ, अभी तक मुझे कुछ मिला नहीं, मुझे भूख लगी है। निराला जी ने कहा ठीक है माँ, मैं आपको 1 रुपये देता हूँ, कितने दिन भीख नहीं मांगेंगी। बहुत मार्मिक प्रसंग था। रिक्शा वाला जो था वो सुन रहा था। 1200 रुपये इनको मिले भी थे तो उन्होंने सोचा कि पूछा तो थोड़ा सा वो काफ़ी इमोशनल होने के बाद बोला कि बेटा, जब उन्होंने बेटा बोला तो बोला कि आप कितने दिन भीख नहीं मांगेंगे यदि मैं आपको 1 रुपये दूं। 1 रुपये देने के बाद उन्होंने कहा कि लगभग 2 दिन तक भीख नहीं मांगूंगी। बाद में उन्होंने जब 10 रुपये निकाला तो वो वृद्ध गरीबिन ने बोला कि बेटा बस अब मत दो। उसने कहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि निराला की मां सड़कों पर भीख मांगे। ये शब्द देखिए कि उनका कोई संबंध नहीं था। उन्होंने मां तो अपना बचपन में ही खो दिया था, उनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन एक महामानव, तभी तो इनको महाप्राण की उपाधि दी गई। इनके अंदर का जो एक सौंदर्य भाव था, अट्टहास, आलोचक तो थे लेकिन उनके अंदर एक जो एक सरल हृदय था वो यहीं पर देखने को मिल सकता है। उन्होंने 10 रुपए दिया तो उन्होंने कहा कि अब 20-25 दिन बेटा भूख नहीं मांगूंगी। तब माँ ने, मतलब निराला जी की माँ, मुंह बोली माँ, ये मुंह बोली बहन भी बनाते थे, मुंह बोली माँ भी बनाते थे, तभी तो इनको महाप्राण महामानव की उपाधि दी जाती है काव्य श्रृंखला में, काव्य इतिहास में। तब उन्होंने 100 रुपए दिया। माँ ने अपनी आंचल को फैला दिया। माँ मांगती रही, बेटा देता रहा। बेटा जब तक देता रहा, जब तक वो कंगाल नहीं हो गया। कहने का मतलब जब तक उनके 1200 रुपए सब खत्म नहीं हो गए। यहां तक कि उनको रिक्शा वाले को देने के लिए भी पैसे नहीं थे। उन्होंने 100 रुपए दिया तो उन्होंने बोला बेटा अब 4-5 महीने तक नहीं मांगूंगी। जब उन्होंने 1200 रुपए दिए तो माँ ने बोला कि बेटा मैं अब जिंदगी भर भीख नहीं मांगूंगी। तो कहा यही तो है निराला की माँ, सड़कों पर जिंदगी भर भीख ना मांगे। खुद भूखा रह करके, खुद अपनी शरीर को कंकाल बना करके जीवन भर ये ऐसा ही महाप्राण महादान करता रहा। अब वहां से देने के बाद ये डायरेक्ट जाते हैं महादेवी वर्मा जी के पास। महादेवी वर्मा जी जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने भी शिक्षा ली थी और ये निराला जी की मुंह बोली बहन मानी जाती थी, बहन से बढ़कर थी। निराला जी और महादेवी वर्मा जी के बीच का जो एक संबंध था और बहुत ही पवित्र भाई बहन के संबंध से भी ऊंचा था, क्योंकि उसके बारे में भी एक बहुत बड़ी उक्ति और कहानियां विद्यतित है कि किस प्रकार से महादेवी वर्मा जी ने
निराला जी को अपना भाई बनाया। और अपनी कविताओं में भी उन्होंने कहा था कि मैंने बोला कि बहन, इस भुक्कड़ भाई को कौन बहन बना सकता है, इसलिए तो मेरे पास कोई है नहीं। तब महादेवी वर्मा जी ने उनकी कलाइयों में तब तक राखियां बांधती गई जब तक उनकी सभी कलाइयां भर नहीं गई। और तब निराला जी से कहती हैं कि भाई, ये बहन इस भुक्कड़ भाई को राखी बांधती रहेगी। वो एक जो संबंध, वो जो एक संवेदनशीलता थी उस समय की, वो अपने आप में अनिर्वणीय है, उसको हम कह नहीं सकते, अकथनीय है। जब वो यहाँ से बूढ़ी माँ को पैसा देने के बाद, 1200 रुपए देने के बाद जब महादेवी जी वर्मा के घर जाते हैं तो कहते, बहन इस रिक्शा वाले को इसका भाड़ा दे दो। तो महादेवी जी ने कहा कि भाई, तुम तो अभी 1200 रुपए लेके आए थे। जब उन्होंने कहा तुम तो अभी 1200 रुपए लेके आए थे, तुमको तो पुस्तक विमोचन के लिए आपको मिला था। तो निराला जी कहते हैं कि बहन, मैंने माँ को पैसे दे दिए, मैंने माँ को 1200 रुपए दे दिए, इसलिए मेरे पास कुछ बचा नहीं। और रिक्शा वाले को रहा ना गया। रिक्शा वाले ने सभी बात महादेवी वर्मा जी को बता दिया। ये बात सुन करके महादेवी वर्मा के दिल भर गया, वो इमोशनल हो गए। वो काफ़ी संवेदनशील माहौल था, संवेदनशील वो दृश्य था। यदि आप इसको संवेदनशील दृष्टिकोण से देखें, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना रही होगी उस समय। और रिक्शा वाला कितना लकी था, भाग्यशाली था, कैसे दो महान हस्तियों के वाद विवाद को वो रिक्शा वाला सुन पाया। और वो एक मार्मिक प्रसंग था कि त्रिपाठी निराला स्वयं भूखे रहते थे, बीमार भी रहते थे, लेकिन जब भी उनके पास थोड़े भी पैसे आते थे वो ज़्यादातर गरीबों पर भी उड़ा देते थे, गरीबों के उत्थान के लिए या ऐसे ही दान करते रहे। एक बार की कहावत है कि वो कह रहे हैं कि वो जा रहे थे रास्ते पे, ये अपने कटरा क्षेत्र जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पिछला हिस्सा है, ये हॉस्टल पड़ता है यंझा हॉस्टल की, वही सड़कों पर जा रहे थे चाय पी करके। तब उस ठंड का समय था। ये वाली जो बूढ़ी माँ की कहानी है ये गर्मी का समय था, जेठ की, उस समय ठंड का समय था। जब वो जा रहे थे तो उनको एक ठंड में ठिठुरता हुआ एक वृद्ध मिले। तो उनको देख कर रहा नहीं गया, इन्होंने अपने गर्म कपड़े उसको दे दिए और वहाँ से फिर जाकर के महादेवी वर्मा जी के पास गए। बोले, बहन मुझे भी ठंड लग रही है, थोड़ा अपना शॉल दे देना, मैं घर जा रहा हूँ, कल फिर मैं आपको इसको लौटा दूंगा, या जब मैं खरीद पाऊंगा तब। तो ऐसे थे महाप्राण निराला। तो हम क्या नहीं सीख सकते इनकी प्रासंगिकता के बारे में बोले तो ये प्रशासनिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक और साथ में देश के हर एक नागरिक को सीखने की जरूरत है। मैं इनको एक राष्ट्र देश वासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व की सीख के लिए मैं बोल सकता हूं कि सब कोई इनके विचारधाराओं से सीख सकते हैं। ये अपने आप में एक व्यक्तित्व था। ये हमेशा इनकी विचारधारा में पूंजीवादी को कोसते रहे और सर्वहारा वर्ग के उत्थान की बात करते रहे, गरीबों को उत्थान की बात करते रहे। कारण ये था कि उनका मानना था, इनकी लेखनी में हम जब देखते हैं तो आम आदमी का दर्द दिखता है, आम आदमी का दर्द दिखता है। क्या आज हम प्रशासनिक प्रशिक्षु होने के नाते जब प्रशासनिक व्यवस्था में जुड़ेंगे तो हमारा मुख्यतः कार्य क्या होगा? समाज के विभिन्न योजनाओं, जो राष्ट्र की विभिन्न योजनाएं हैं उनको सही तरीके से लागू करना और अपनी जनता के भलाई के लिए, उसके व्यवस्था के लिए सही तरीके से उसको सुरक्षा प्रदान करें, साथ में उनके सशक्तिकरण के लिए कोई न कोई व्यवस्था की जाए। हमारी बहुत ऐसी जिम्मेदारियां हैं। तो निराला की प्रासंगिकता के बारे में हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मुख्यतः कुछ बिंदुओं पर बात करें तो धैर्य एवं साहस, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हिम्मत, सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति और उसके उत्थान के लिए अनवरत करता किया गया प्रयास। जब वो कविता में कहते हैं कि पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे की करता पछताता। ऐसी पंक्तियां दिल को झकझोर देती हैं। आज भी हमारे करोड़ों ऐसे लाखों भारतीय हैं जिनके पास एक वक्त दो वक्त की रोटी नसीब नहीं। क्या हम नए भारत की परिकल्पना करते हैं? क्या प्रशासनिक सेवा में निराला की वैसी एक सोच, जो गंभीर सोच से उपजी थी? गरीब बन करके गरीबी का अनुभूति निराला जी को था।
कमजोर बनकर के कमजोर वर्गों की समस्या निराला जी को था। समाज के उच्च श्रेणियों में रह करके भी नीचे श्रेणियों में रहकर के उनके दर्द को समझने का एहसास निराला जी में था। आजादी के महत्व को समझना निराला जी को आसान तभी लगा जब उन्होंने गुलामी की परिभाषा को समझा और गुलामी में खुद को जिया। उन्होंने जीवन के दुख रूपी कैपिटलिस्ट विचारधारा में जी करके उसके पिंजड़े में रह करके इन्होंने आजादी की महत्वता को समझा। तो क्या उनकी प्रासंगिकता प्रशासनिक सेवा में नहीं देखी जा सकती? इन्होंने अपने जीवन में अपने अलग अलग कविताओं के माध्यम से समाज के विभिन्न सामाजिक जागृति का काम करते रहे। उपेक्षित अनुसूचित जाति स्त्रियों की मुक्ति की याचना करते रहे। एक प्रख्यात इतिहास साहित्यकार कहते हैं कि निराला ने अपनी रचनाओं व त्यागपूर्ण जीवन के जरिए साहित्य जगत व समाज को परोपकार सिखाने की सीख दी। जैसे वो कहते हैं कि भेद खुल जाए वह सूरत हमारे दिल में है। ये पंक्ति थोड़ा सुनिएगा। वो कहते हैं भेद खुल जाए वह सूरत हमारे दिल में है, देश को मिल जाए वो जो पूंजी तुम्हारे मिल में है। इस तरह से वो कहीं ना कहीं शोषण करने वाली फैक्ट्रियां, जैसा कि मैंने भी अपनी पर्चा तंत्र वाली पुस्तक में एक बात कही कि बुर्जुआ वर्ग तुम अपना कैपिटलिस्ट का मिल चलाओ, मैं अपने समाजवाद का चरखा चलाता हूं। इन्होंने समाजवाद की प्रासंगिकता को जीवंत कर दिया। जेपी नारायण जैसे ऐसे प्रख्यात सामाजिक चेतनाकार उठे। निराला जी के इन्हीं विचारधाराओं से उनको कहीं न कहीं सीख मिली होगी। देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ और देश के ऐसे राजनेता थे जिन्होंने निराला जी की इस अक्खड़पन और समाजवाद की विचारधारा और गरीबों को उत्थान के लिए जो सोच थी उसको कहीं न कहीं उन्होंने वहां से सीखा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निराला की प्रासंगिकता प्रशासनिक सेवा में बहुत से मायने में अलग अलग हो सकते हैं। मुख्यतः हम युवा भारतीय उनसे दृढ़ संकल्प, सौहार्द्रता, अपने कार्यों के प्रति उन्मुखता, अपने कार्यों के प्रति लगन लगाओ, अपने सिद्धांतों मूल्यों के साथ कभी समझौता ना करना, सत्यवादिता, दृढ़ निश्चय, वैचारिक क्रांति की विचारधारा, समाज के सुधार के लिए किए हुए हमारे कार्य, निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ भाव और ऐसे दृढ़ संकल्पनिक चीजें हम इस प्रासंगिकता को अमृतत्व दान दे सकते हैं। निराला का जीवन एक जीवन नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी एक विचारधारा है, एक सोच है, एक संसार है। वो महाप्राण की विचारधारा, महाप्राण एक प्राण नहीं बल्कि करोड़ों अनगिनत भारतीयों की जान है। हमें साथ में इन ऐसे महान लेखक, कवियों, पत्रकारों, ऑफ कोर्स राजनेताओं के साथ साथ इन सभी लोगों को भी याद रखने की जरूरत है, क्योंकि आजादी का जश्न जो हम आज मनाने जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक धड़ा, एक वर्ग विशेष का नहीं बल्कि ऐसे बहुत से ऐसे महान कवि हुए, ऐसे महान पत्रकार हुए, ऐसे महान किसान और अलग अलग गरीब वर्ग का हर एक भारतीय नागरिक, हमें उनको भी श्रद्धांजलि देने की जरूरत है। आजादी सिर्फ कुछ धड़ों में नहीं बटा। मैं इतिहास का भी स्टूडेंट रहा हूं, जहां मैं जब देखता हूं कि जब हम स्वतंत्र भारत की बात करते हैं तो इतिहास में हमें सिर्फ कुछ ही चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि किस प्रकार से 19वीं शताब्दी में अलग अलग युग हुआ, और सिर्फ हमें राजनीतिक विचारधाराओं पर ही, उन्हीं राजनीतिक पैमानों पर हमको आज़ादी के पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन ये गलत है। ये सब इन्हीं जैसे महान पुरुषों के कारण हमको उन राजनीतिज्ञों को एक सोच पनपाई गई। उन्होंने भी इन्हीं सभी महान पुरुषों से सीखा था। उनको कहीं बाहर से अहिंसा का पाठ हो या समाजवादिता का पाठ हो
या राष्ट्रवाद की परिकल्पना हो या राष्ट्र के लिए किए हुए निस्वार्थ सेवा भाव की परिकल्पना हो, ये हमारे ऐसे ही कुछ कवि, लेखक, नाटककार, उपन्यासकार थे। इनकी भी काफी बड़ी देन थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निराला की प्रासंगिकता अनिवर्णीय है, अकथनीय है। हम सभी सिविल प्रशासनिक प्रशिक्षुओं को विभिन्न काव्य क्षेत्रों, लेख क्षेत्र, साहित्य क्षेत्रों के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों पे जिन लोगों का योगदान रहा है हमारे समाज में जागृति फैलाने का, हमें उनके बारे में चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और उनसे हमें सीखना चाहिए और उनके योगदान को सराहना चाहिए। यही हमारे लिए इन जैसे निराला जैसे महाप्राण को एक सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे ये पर्सनालिटीज, ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको सिर्फ साहित्य क्षेत्र पर नहीं सिमेट करके हमको इसको बड़े व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हिंदुस्तान भारत जब एक नए भारत की परिकल्पना करता है, 130 करोड़ भारतीय आत्माएं और 207 करोड़ हाथ को मुट्ठी खड़ा करके आगे बढ़ना चाहता है और विश्व शक्ति बनने की चेष्टा रखता है, ऐसी चेष्टावान भारतीय युवाओं को महाप्राण जैसे विचारधाराओं को संजोने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है और दृढ़ निश्चय होने की जरूरत है। यहां से हमें निस्वार्थ सेवा भाव के साथ साथ राष्ट्र के प्रति अकथनीय, अनिर्वचनीय जो विचारधारा मिलती है, ऐसे ही जैसे महाप्राणों से हमें वो शक्ति समुत्पादित होगी। मेरे भाइयों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं निराला की प्रासंगिकता अनिर्वचनीय है, अकथनीय है और ये व्यापक है। इस व्यापकता को हम अपने शैक्षिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, ऐतिहासिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, हमें सही सभी जगहों पर पढ़ने की जरूरत है। इस प्रकार से मेरे पास शब्द बहुत हैं और निराला, जैसा मैंने कहा, ये महाप्राण है, ये एक अद्भुत है, अपनी एक जीवन शैली है। कुछ समय पर इनको बताना, व्यक्त करना असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी निराला की प्रासंगिकता प्रशासनिक सेवा में एक शीर्षक के माध्यम से मैंने विचार व्यक्त करने की, TCR स्टडी सर्कल के माध्यम से मैं अजय त्रिपाठी विचार व्यक्त करने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से आप इस श्रृंखला से जुड़े रहें। पास जी के बाद हम अब निराला जी पर आए हैं, कल हो सकता है किसी दूसरी श्रेणी श्रृंखला को लेकर आगे आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।